ये एक नया पूरा सीरीज़ है रिएक्ट के ऊपर, और हम शुरू करने जा रहे हैं रिएक्ट का एक बैच जो कि टाइम रहेगा 9 बजे से 10 बजे सुबह में। और इसमें हम लोग ना बहुत सारा रिएक्ट का नया फीचर यूज़ करेंगे जो 18 और 19 में अवेलेबल है। 18 वर्जन स्टेबल है, 19 अभी फ्यूचर वर्जन है, बट उसमें भी बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो अभी आप यूज़ कर सकते हैं लेटेस्टली। तो हमें ना सबसे पहले ये बताते हैं आपको कि अगर आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो आपके पास npm मॉड्यूल से आप कर सकते हैं, यार्न एक अलग ही है उससे कर सकते हैं, pnpm से कर सकते हैं, और बहुत फास्ट काम करता है अभी बन। तो ये बन अभी जस्ट लेटेस्ट लॉन्च है। तो बन रन टाइम में फास्टेस्ट जावास्क्रिप्ट टूल किट है। तो ये कंपेरिजन भी आप देख सकते हैं नोड जेएस के साथ। तो देखिएगा बन का जो सर्वर साइड रेंडरिंग है वो काफ़ी बहुत बढ़िया है। तो ये सब में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको अभी npm से ही कराऊंगा क्योंकि अभी आपके कंप्यूटर में इसका फ्रेंडली होना ज़रूरी है। अगर आपको चेक करना है कि आपके कंप्यूटर में नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है तो सिंपली आपको अपने कंप्यूटर में नोड जेएस डाउनलोड कर लेना है, जो कि आप node.js.org से कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करके अगर आप पहचानना चाहते हैं कि डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ तो आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलकर नोड डैश डैश वर्जन लिख दीजिए। ठीक है, वर्जन लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि वर्जन आ जाएगा। अगर npm का वर्जन जानना है तो npm डैश डैश वर्जन लिख दीजिए। तो ये npm का भी वर्जन बता देगा। npm का वर्जन और नोड का वर्जन अलग अलग होता है। ठीक है, नोड के साथ ही npm आ जाता है, आपको npm अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने यहाँ पर इसको इन्वायरमेंट सेटअप कर लिया। अब हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पर हम लोग वीटा का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग ये टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने वीटा की वेबसाइट पे लाके दिखा रहे हैं। देखिए ये बिल्ड किया गया एक बिल्ड टूल है जो कि आपको डिबग करता है, एरर दिखाता है, बाकी चीज़ें बहुत कुछ कर सकता है। ये एक बहुत मज़ेदार जगह पे नहीं, आईडी नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक टूल किट है जो जिसका इस्तेमाल डेवलपमेंट के टाइम में करेंगे हम लोग। तो ये एक फास्ट तरीका है जिससे हम लोग डिबग कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो वीटा के साथ ही इंस्टॉल करना है। वीटा में आपको इंस्टॉल करना है अपना रिएक्ट, साथ में दोनों वीटा प्लस रिएक्ट को इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बेसिकली गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है, और नीचे यहाँ पर ब्राउज़र कौन सा सपोर्ट करता है ये सब बता रहा है। और नीचे देखिएगा तो टाइपिंग ऑनलाइन वीटा भी आप कर सकते हैं ये स्टैक बिल्ड से, बट मैं आपको कहूँगा कि आप पूरा प्रॉपर इंस्टॉल कीजिए। तो अगर आप टेम्पलेट के साथ इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपके पास ये कमांड होगा, मैं आपको दिखाता हूँ करके इंस्टॉल। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे एक नया प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन, तो राइट क्लिक कर रहा हूँ और अपना टर्मिनल खोलूँगा। तो यहाँ पे अभी टर्मिनल नहीं आया, सिर्फ बटन दबा के राइट क्लिक करेंगे तो आ जाएगा ओपन पावर सेल। ये मेरा टर्मिनल है पावर सेल, और इसमें हम अपना कमांड लिखने जा रहे हैं जो एग्जैक्टली हमको लिखना है। तो हम लिखेंगे npm, और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं npm के बाद क्या लिखा हुआ है, क्रिएट। तो npm क्रिएट, और उसके बाद वीटा @latest, और उसके बाद आपको लिखना है अपने प्रोजेक्ट का नाम, यानी माई व्यू ऐप जैसे लिखा हुआ है आपका यहाँ लिख दिया माई फर्स्ट वेब ऐप। तो आप वेब ऐप लिख दीजिए, फर्स्ट वेब ऐप लिख दीजिए, जो भी आप नाम देना चाहते हैं दे दीजिए, डैश डैश, और उसके बाद देखिए डैश डैश लिख करके आपको क्या लिखना है, टेम्पलेट। ठीक है, तो आप रिएक्ट के साथ करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेम्पलेट और उसके बाद रिएक्ट। ठीक है, तो ये पूरा कमांड हो गया आपका इंस्टॉलेशन का। कल जो हम आपको बताए थे बट उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं किए थे, वो था क्रिएट रिएक्ट ऐप का इस्तेमाल करके। दोनों ही पैकेजेस हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप में बहुत सारा पैकेज साथ में आता है, इसमें भी साथ में आता है। तो पैकेज रिएक्ट के साथ इनेबल होगा, इसलिए रिएक्ट लास्ट में लिख दिया, टेम्पलेट में एंटर मारा और वेट किया सारे इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए। तो कह रहा है कि आप अभी तक इंस्टॉल नहीं किए, फर्स्ट टाइम क्या ये 6 वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं, ऑब्वियसली यस बाय डिफ़ॉल्ट है, आप एंटर कर देंगे तो यस हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि आपका कौन सा फ्रेमवर्क होगा, तो रिएक्ट आप फ्रेमवर्क, अच्छा वो टेम्पलेट काम नहीं किया क्या, रिएक्ट फ्रेमवर्क होगा, और ये जावास्क्रिप्ट से करना है इसलिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे डन। तो इतना फास्ट कैसे हो गया, मतलब पहले क्रिएट रिएक्ट ऐप में 1 मिनट लग रहा था और ये वीटा में इतना फास्ट हो सकता है, इसीलिए इसको इस्तेमाल करते भी हम लोग। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पर अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो आप जब वहाँ फोल्डर में देखेंगे तो आपको माई रिएक्ट ऐप करके एक फ़ोल्डर पूरा प्रॉपर मिल रहा है। आप इसके प्रोजेक्ट को खोलिएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे पूरा का पूरा तैयार। ये नहीं था, नाम क्या था, फर्स्ट ऐप, ये वाला।
देखिए कितना सेकंड लगा इसको करने में। तो कल जो कंपैरिजन में 1-2 मिनट वेट कर रहे हैं, वो वीटा में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। वीटा आपको बहुत सुपर फास्ट काम करता है, तो आपको वो टूल किट यूज़ करना चाहिए। तो ये इसमें जो इन्वायरमेंट आ रहा है, इसमें जो इंस्टॉलेशन हुआ है वो वीटा के साथ हुआ है। वीटा और रिएक्ट साथ में इंटीग्रेट होकर आपको एक पूरा का पूरा डेवलपर दिया है, ठीक है। अब आप आराम से यहाँ पर इसको चला सकते हैं, बट वो कमांड मत डालिएगा जो कमांड कल बताए थे npm स्टार्ट। अब ये कमांड हो गया npm रन देव। देव मतलब डेवलपमेंट, npm रन देव, ये स्टार्ट करने के लिए होगा। और एक मिनट, मैंने तो सही से किया। ओ npm रन npm स्टार्ट, नहीं एक मिनट, मैं थोड़ा सा गलती कर रहा हूँ क्या। हाँ देव, ठीक है तो है npm रन देव। एक मिनट मैं चेक करता हूँ क्या हुआ। ये था टेम्पलेट, और टेम्पलेट के बाद मैं cd करके, अच्छा npm इंस्टॉल बाकी है, सॉरी पैकेज से बना हुआ है। npm इंस्टॉल करके इसका पूरा पैकेज इंस्टॉल होता है। तो npm इंस्टॉल या आई सिंपली लिख सकते हैं, आई सिर्फ शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं, और 1 मिनट का टाइम लगेगा। आपके अंदर जब पैकेज में लिस्ट चीज़ें हैं, जैसे देखिए ये जितना लिस्ट है ये सब कुछ आ जाएगा। तो इसमें जितना कुछ है वो आया। रिएक्ट डॉम कल भी इंस्टॉल हुआ था, आज भी इंस्टॉल हुआ है, और ये सारा डेवलपर डिपेंडेंसी है जो कि यहाँ पे हुआ। तो आपका जो फोल्डर बनने का स्ट्रक्चर है वो वीटा कंप्लीट कर रहा है, और आप यहाँ पे npm इंस्टॉल करेंगे, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ व्हाट, रन देव करेंगे। जो अभी हम कमांड ट्राई कर रहे थे वो पहले ये करना था। तो ये हर बार फोल्डर नहीं बनाते, हर बार हम लोग बेसिकली प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो हर प्रोजेक्ट एक बनता है तो वो साल भर चलता रहता है। लेकिन अभी चूंकि लर्निंग कर रहे हैं तो ये हो सकता है डे बाय डे आपको चेंज करना होगा। लेकिन जब हम लोग बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वो एक बार बनता है, उसको काफ़ी समय लगता है कंप्लीट होने में। तो जितनी बार हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उतनी बार ये सेटअप, माइनर सा सेटअप करना ही होता है। जैसे फोल्डर बनाते हैं वैसे ही, और कुछ नहीं। बाकी पैकेजेस को इंस्टॉल करना होता है, जिसको कमांड डालने से हो जाता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं होता है। तो ये आपका काम हो गया यहाँ पे कंप्लीट। आप वेट कर लीजिए। ये देखिए ये ऑनलाइन हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस जगह पे, पूरा का पूरा देखिए कंप्लीट पूरा रिएक्ट ये ऑनलाइन है। ये आईडी जो मिल रहा है ऑनलाइन वो ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी पूरा रिएक्ट एप्लीकेशन बना सकते हैं, इवन आप उसको सर्वर पे चला भी सकते हैं। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ कि ऑनलाइन आप क्लाउड पे करें, बट मैं कहूँगा कि हमेशा VS कोड पे लेके आइए और उसको VS कोड पे कीजिए। देखिए 102 पैकेज और 258 पैकेज इंस्टॉल है। आप npm रन देव, आपके पास एक IP एड्रेस आता है, कल की तरह एक IP एड्रेस आ रहा है 3000, वो नहीं आया। एक नया पोर्ट नंबर है 5173, उसको यूज़ कर रहा है। और ये आपके पास रिएक्ट प्लस वीटा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको एक सिंपल सा एक लुक दे रहा है, एक छोटा सा कंपोनेंट बना के दे रहा है, और रिएक्ट के लिए बता रहा है कि आपको अगर अपडेट करना है तो ये यहाँ पे वही सेम चीज़ है। चलिए तो रिएक्ट के फोल्डर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पहला फोल्डर जो है वो है नोड मॉड्यूल, जो कि आपको टच नहीं करना है। ये पैकेजेस का फोल्डर है। ये आपका वैसे ही जैसे कंप्यूटर में C ड्राइव होता है, ठीक है, उसी तरीके से पब्लिक फोल्डर है। इसके अंदर जो भी फाइल रखेंगे उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और तीसरा चीज़ है वो ये है SRC फोल्डर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फोल्डर है। यहाँ पे आपको मिल जाता है पहले से ही एक CSS फाइल ऐप के लिए और उसका JS फाइल ऐप के लिए। देखिए एक छोटा सा यहाँ पे कंपोनेंट बना के दिया है इसने, काउंट का कंपोनेंट है, बट अभी हमको इसको समझना नहीं है। और इंडेक्स के लिए एक पूरा CSS करके दिया है थोड़ा सा, आप इसको मिटा के अपना लिख सकते हो। और main.js करके नाम दिया है, जो कि आपको कल क्रिएट रिएक्ट ऐप में index.js के नाम से होता है। कोई भी नाम हो उससे कोई मतलब नहीं, बाकी वही टारगेट हो रहा है, रूट को टारगेट कर रहा है, और वो रूट फाइल जो है वो बाहर दिया है index.html। इसीलिए ये फ्रेमवर्क नहीं है, क्योंकि आप इसको कहीं भी रख सकते हो। फ्रेमवर्क में ये रूल हो जाता है कि ये यहाँ पे रखो, ये यहाँ पे रखो, ये यहाँ रखो, तो वो जो स्ट्रिक्ट रूल है वो फॉलो करना पड़ता है। फ्रेमवर्क में, लाइब्रेरी में ऐसा नहीं होता है। वेरी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू यू, आप अपना डिज़ाइन कीजिए, डिसाइड कर लीजिए। चलिए इसमें हेलो वर्ल्ड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, app.js को पूरा रिमूव कर देते हैं और बनाते हैं यहाँ पे एक फंक्शन जो कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और फंक्शन हम डिफिनेशन वाला यूज़ कर रहे हैं। नाम कैपिटल लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। कंपोनेंट जो होता है यहाँ का जो फंक्शन होता है वो हमेशा फर्स्ट कैप होना चाहिए। यहाँ तक कि फाइल में भी ध्यान रखना होता है, जो कंपोनेंट फाइल है उसको हम फर्स्ट कैप लिखते हैं, ठीक है। रिटर्न, और यहाँ पर परंपरा पूरा करते हैं। ये जो हम कोड लिख रहे हैं ये जावास्क्रिप्ट का JSX है, लेकिन देखने में एकदम HTML जैसा
है कुछ और, दिख रहा है कुछ और। तो होता क्या है कि ये पूरा फ्रेंडली रखने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट का JSX है, JSX जावास्क्रिप्ट एंड XML कहलाता है, तो वो दोनों मिला के वर्ड आया JSX। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट का XML होने के बावजूद दिखता HTML जैसा है, यानी ऑलमोस्ट सिमिलर है HTML के। मैं कहता हूँ 99% सिमिलर है, 1% का डिफरेंस है जो मैं काम करते लगातार बताता रहूँगा। ठीक है, आपकी परंपरा के अनुसार आपका हेलो वर्ल्ड आपके सामने आ गया। अब ये जो डिज़ाइन हो रहा है ये CSS की वजह से हो रहा है, और वो CSS इसमें या उसमें लिखा होता है। तो आप इसको पूरी तरह से खाली करेंगे तो इस पर CSS जो अप्लाई हो रहा है वो इंडेक्स से हो रहा है, यहाँ से इसको आप पूरी तरह से हटा सकते हैं। और देखिए विदाउट CSS हो गया। तो अब इसको टारगेट करके आप आराम से CSS कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको टारगेट करना है तो आपको क्लास लिखना होता है HTML में, लेकिन यहाँ पे क्लास नेम लिखना होगा। इसकी वजह ये है कि जावास्क्रिप्ट में क्लास एक कीवर्ड है, इसीलिए आप इसको एज ए एट्रीब्यूट यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसको नाम को क्या कर दिया, अल्टरेट कर दिया गया, और क्लास की जगह क्लास नेम यूज़ करना है आपको। नहीं तो ये प्रोग्रामिंग रिस्ट्रिक्शन है कि क्लास कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, बट HTML में नहीं था इसलिए HTML में क्लास अवेलेबल है। तो आप इसका नाम रख लीजिए हेडिंग। अब ये हेडिंग जो नाम रख लिए उसको या तो आप यहाँ कर लो या तो यहाँ कर लो, दोनों CSS फाइल आपको लास्ट में जाकर यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है। देखो आपका यहाँ पे index.css इंपोर्ट होता है, और अभी app.css तो कहीं इंपोर्ट भी नहीं हो रहा है, तो आप चाहो तो डिलीट मार दो। मतलब आप पूरा फ्रेंडली हैं आप चीज़ों को कस्टमाइज़ करने के। आपको एक मेन देता है कि आप पूरा प्रोजेक्ट में ग्लोबल क्या करना चाहते हैं, एक होता है कॉम्पोनेंट में क्या करना चाहते हैं। तो ग्लोबल में वो CSS लिख देते हैं जो पूरे प्रोजेक्ट में लागू होता है, और कंपोनेंट app.css जैसे तो वो ऐप पे क्या लागू करना है उसके लिए, तो उसको मॉड्यूल में बांट देना होता है ताकि अच्छे से मैनेज कर सके, और कुछ नहीं। हाँ, खुद ब खुद नहीं, इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट करते हैं अभी। और ये जो हेडर है, हेडिंग है, वो क्लास का नाम हेडिंग रख के आए थे क्लास नेम में, उसका कलर चेंज करके दिखाते हैं। तो नॉर्मल जो हम लोग CSS पर क्या है वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होता है। यहाँ तक कि आपके साथ यहाँ पर पूरी तरह से आप टेलविन को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपको पता ही है कि टेलविन इंटीग्रेट करने के लिए CDN मेथड यूज़ कर सकते हैं, https://cdn/telwincss.com। तो ये पूरा का पूरा CSS आपका इंटीग्रेट हो गया कि कौन सा, टेलविन वाला। आपको पूरा इंस्टॉलेशन करना है, पूरा प्रोसेस इंस्टॉलेशन करना है, तो आप कर सकते हैं टेलविन के वेबसाइट पे जाकर आप पूरा इंस्टॉल कर सकते हैं प्रॉपर। तो इसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन जब पढ़ेंगे तो इंस्टॉलेशन के फेज़ में यहाँ पर फ्रेमवर्क गाइडलाइन मिलेगा। तो आप अभी वीटा यूज़ कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे देखिए वीटा तीसरे नंबर पे क्लिक किया तो आपको बताएगा कि आपको वीटा में क्या करना है। डैश टेम्पलेट रिएक्ट कर रहे हैं, आप अपना प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उसके बाद आप अपना इंस्टॉलेशन कर दीजिए इसको। तो देखो हम इसको फॉलो करते हैं, इस टेलविन को भी लेते आते हैं क्योंकि टेलविन हम लोग को पढ़ा हुआ है। npm install -d tailwind CSS post CSS ऑटो प्रीफिक्सर, 3 मॉड्यूल आता है, तीनों इंस्टॉल। उसके बाद ये इनिशियलाइजेशन के लिए npx tailwind CSS, देखो सब करके दिखा देते हैं। फिर थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन tailwind के इसमें, और उसके बाद आगे यहाँ पर इंडेक्स CSS में अपना कंपोनेंट रन, दैट्स इट, तैयार हो जाएगा। फिर 10 मिनट ये तीनों कंपोनेंट को एक बार इंस्टॉल होने दो, हो गया। अब इनिशियलाइजेशन का कमांड npx tailwind init-p, यहाँ पे एक फाइल बनता है tailwind config.js। ये देखो अब इसमें आपको कंटेंट में बताना पड़ेगा ना कि कौन सा फोल्डर में अपना tailwind यूज़ कर रहे हैं, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखो पहले तो आपका बाहर का index.html ये वाला, ठीक है, और उसके बाद आप src फोल्डर के अंदर, कोई फोल्डर के अंदर JS TS कुछ भी होगा सब में अप्लाई कर दो, हो गया, दैट्स इट। ये कॉपी पेस्ट कर लो, ये तो वेबसाइट पूरा आपको बता ही रहा कि क्या करना है एग्जैक्टली। देखो तो आपको सिर्फ JS ही लगाना है या JSX ही लगाना है तो TS हटा दो, होगा कोई फाइल तो उसमें भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि src फोल्डर के अंदर में 2 बार स्टार का मतलब होता है उसके अंदर रूट में कोई भी फोल्डर और उसका कोई भी फाइल का नाम यानी स्टार और डॉट उसमें JS लगा हो तो उस पर लागू कर दो, ठीक है। स्टार का मतलब वहाँ पे प्लेस होल्ड कर रहा है कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस हो गया कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट आपका। जैसे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब आप अपना CSS लिखना, ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे आते हैं वहाँ पे @tailwind और बेस लगा दीजिए @tailwind, ये इंपोर्ट हो रहा है मॉड्यूल्स, कंपोनेंट लगा दीजिए और @tailwind, CSS नहीं सिर्फ tailwind लिखना होता है, यूटिलिटी लगा दीजिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा बेस कंपोनेंट यूटिलिटी, ये हायरार्की भी सही रहना चाहिए, बेस कंपोनेंट यूटिलिटी लास्ट में। ये आपका काम हो गया, इसको कुछ मत छेड़ने। अच्छा सेमी कॉलम छोड़ के आ गया तब ना रेड हो रहा है, हो गया। तो ये आपको इंपोर्ट कर लेना, दैट्स इट। अब आपका ये जो
सीरियल मेथड है, इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो अब काम नहीं कर रहा है, जो लोकल इंस्टॉल हुआ है वो काम कर रहा है। तो ये हो गया आपका npm रन दे, और अपना शुरू कर दीजिए, जो भी CSS आप जानते हैं सब लगा दीजिए। तो देखिए हम लगाने जा रहे हैं क्लास में। टेक्स्ट डैश वाइट, वाइट देखो वाइट हुआ, रिफ्रेश, ओ अच्छा बंद है, npm रन देव, देखो वाइट, देखो ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम कुछ भी अब यहाँ पे लिख सकते हैं जो हम लोग टेलीविजन में पढ़ा है। देखो सब हिंट भी आ रहा है, और एकदम आराम से टेक्स्ट डैश 3xl बनाते रहो, बेहतरीन डिज़ाइन, टेक्स्ट डैश वाइट p-10 तैयार। तो आपका जो कंपोनेंट एक बन रहा है app.js में, आप ऐसे बहुत कंपोनेंट बना सकते हो। चलो हम मोटे मोटे तौर पे तुमको एक छोटा सा वेबसाइट में 4-5 कंपोनेंट बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो हम बहुत सारे कंपोनेंट बनने वाला है, इसलिए हम बाहर में रखने से अच्छा है एक फोल्डर बना ले और उसका नाम कंपोनेंट्स रख ले इस तरह से। और वो कंपोनेंट कुछ नहीं होता है, बस जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है जो कि एक्सपोर्ट किया होना चाहिए। एक रूल खाली रिएक्ट में रहता है, वो ये है कि पहला कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि उसको JSX से अलग करना है। हाँ, फंक्शन का नाम, फाइल का नाम भी इंपॉर्टेंट होता है इंपोर्ट के लिए। तो नॉर्मली जैसे मान लो हेडर बना रहे थे, header.jsx, कैमल केस पहला फर्स्ट वाला, क्या दूसरा वाला वर्ड आए तो फिर कैपिटल, तो ये कैमल केस ही हो जाता है। बट कैमल केस में ये होता है कि पहला स्मॉल होता है, तो यहाँ पे पहला भी कैपिटल होना चाहिए और दूसरा वर्ड भी कैपिटल होना चाहिए। अब आराम से एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पर हेडर, और ये रहा आपका पहला कंपोनेंट। तो जस्ट रिटर्न करते हैं और यहाँ पे बनाते हैं हेडर। तो आप सिंपली यहाँ पे एक डिप बना सकते हैं। देखिए पूरा इमेट काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। bg-til-600 इमेट काम कर रहा है, h1 ठीक है। आप यहाँ लिख दीजिए कॉमेस्ट्रो टिकलैब, ठीक है। और उसके जस्ट बगल में आप यहाँ पर कुछ लिंक्स बना ले सकते हैं, जैसे लिखेंगे फ्लिक्स-1 नेटफ्लिक्स, और उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट आइटम्स सेंटर, ए टैग का लिंक, ए टैग जिसका क्लास होगा टेक्स्ट डैश वाइट, और उसके बाद टेक्स्ट डैश फॉन्ट डैश बोल्ड या सेमी बोल्ड, सेमी बोल्ड, ये सब तो टेलीविजन का पार्ट है, इसमें तो कोई रिएक्ट है ही नहीं। तो ये होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ठीक है, सर्विस, सर्विसेज, ये इस तरह से। तो ये बेसिकली बना हुआ आपको अभी तो कंपोनेंट से बना है, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इस्तेमाल करने से पहले हम इसको d-फ्लिक्स कर देते हैं, जस्टिफाई अराउंड स्पेस बिटवीन डाल देते हैं, और ये कोने में अलग आएगा, वो कोने में अलग आएगा। ये काले रंग से वाइट रंग में आए तो टेक्स्ट डैश वाइट और फॉन्ट डैश बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा बड़ा दिखेगा, और टेक्स्ट डैश 2xl कर देते हैं, थोड़ा साइज में बड़ा दिखेगा। तो ये सारा चीज़ हम जो कर रहे हैं सब कुछ टेलीविजन। तो ये जो हेडर है, ये यहाँ पर app.js में ये ना दिखा के मुझे हेडर दिखाए, H कैपिटल। देखो यही चीज़ है जो JSX से अलग कर रहा है इसको। नहीं तो JSX में HTML का सिंटेक्स होता है, वो पूरा का पूरा स्मॉल में होता है। ये H कैपिटल का मतलब ये कंपोनेंट है। ऊपर में आपको हिंट आ गया कि आप कहाँ से इंपोर्ट करना चाहते हैं, जस्ट एंटर मारेंगे, देखो इंपोर्ट लाइन में लिखा गया, और वो इंपोर्ट लाइन वही कर रहा है जो इंपोर्ट करना चाहते हैं। हेडर को बुला लिया कहाँ से, कंपोनेंट के अंदर हेडर से। अब आउटपुट देखो, परफेक्ट। अब इसको थोड़ा डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, जैसे कि पैडिंग px 10% और py 5, देखो। अब यहाँ पे थोड़ा गैप, दैट्स इट, ठीक है, बन के तैयार हो गया हेडर। अब इसके नीचे हमको कोई सेक्शन बनाना है, तो कंपोनेंट में हम लोग यहाँ पे banner.jsx, तो एक और कंपोनेंट बना रहे हैं उसके नीचे वाला। तो अब ये कंपोनेंट बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अलग अलग फंक्शन दिखा देते हैं सब। जो हम कॉन्स लिखा और उसके बाद हम यहाँ पर इसका नाम रखा बैनर, बी कैपिटल, ठीक है। यही थोड़ा सा रूल को चेंज करना है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे फंक्शन विदाउट नेम, ये कौन सा सिंटेक्स हो गया, फंक्शन एक्सप्रेशन, बट नीचे इसका एक्सपोर्ट होगा, डिफ़ॉल्ट होगा। सिर्फ डिफिनेशन में हम लोग साथ में कर सकते हैं, पहले डिक्लेयर कर लो यहाँ पे, तब कौन सा वेरिएबल, हम मैंने पहले बता दिया कि कंपोनेंट का नाम ऑलवेज फर्स्ट कैपिटल का, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
तो हम जब कह दिया कि कंपोनेंट का फर्स्ट कैपिटल लिखना है, दैट्स मीन कि चाहे कोई तरह का भी फंक्शन हो, ये जो वेरिएबल है ये बाद में तो फंक्शन का नाम बन जाता है ना, तो ये तो एनोनिमस फंक्शन है, तो जो नाम लिख रहे हैं उस पर ध्यान रखेंगे कि वो पहला कैपिटल है, और उसके बाद नहीं तो वो इंपोर्ट लाइन फिर डिटेक्ट ही नहीं होगा। और यहाँ पर आगे अब हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं डिवीज़न क्लास नेम, और यहाँ पे BG डैश मान लो इंडिगो, कोई कलर डाल देते हैं, टेक्स्ट डैश वाइट, और H डैश 600 पिक्सल, सिंपल सिंपल। अब इसमें फ्लिक्स डैश 1, फ्लिक्स डैश कॉलम, ये सारा चीज़ CSS। अब इसमें H1 और कुछ वेलकम का मैसेज, पैराग्राफ वगैरह कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरा का पूरा बैनर एक कंपोनेंट। देखो इस वाले कंपोनेंट में हम जो यूज़ किया तरीका उसे कहते हैं फंक्शन डिफिनेशन। क्यों फंक्शन डिफिनेशन में क्या पॉसिबल है, आगे ही उसके एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगा सकते हो, लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन में या एरो फंक्शन में ऐसा नहीं कर सकते। फंक्शन डिफिनेशन हो या एरो फंक्शन हो, वो तो बनाता है वेरिएबल में असाइन करता है, तो वेरिएबल को पहले असाइन कर लो, अब बाद में एक लाइन में एक्सपोर्ट कर लो, दैट्स इट। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे सिंपल है, इसके जस्ट नीचे और यहाँ पे बैनर। अब यहाँ पे एक चीज़ जो समझना है वो समझो। देखो रिटर्न के टाइम में दो नोड रिटर्न नहीं हो सकता, जैसे हम लोगों ने हेडर और बैनर दो अलग अलग नोड है, चाइल्ड नोड्स हैं, इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, एक ही को करना पड़ेगा। इसका मतलब आप किसी डिवीज़न में रैप कर सकते हैं उसको, डिवीज़न ही के अंदर दोनों डाल देंगे, तो डिवीज़न सिंगल हो गया, तो ये पॉसिबल होगा, यानी अकेला ही रिटर्न होगा चाहे कुछ हो जाए, एक एलिमेंट एक कॉम्पोनेंट से रिटर्न होगा, दो नहीं। तो अगर तुमको ये स्थिति आ जाए कि डिवीज़न में नहीं देना, एम्प्टी डिवीज़न आ रहा है, तुम पहले ये डिज़ाइन देख लो, ठीक है। इसका साइज़ को बढ़ाकर सेंटर में कर देते हैं, लेकिन उससे पहले देखो इंस्पेक्ट करने में एक डिवीज़न एक्स्ट्रा आ रहा होगा, देखना, देखो रूट, उसके जस्ट बाद एक ब्लैंक डिवीज़न और उसके अंदर में दो फिर डिवीजन्स। तो ये जो तुमको ये लिखे इसकी वजह से आ गया। तुम चाहते हो नहीं आए तो इसके लिए तुम ना ऐसे खाली एंगुलर ब्रैकेट खोल के बंद कर दो। इसको बोलते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंटेशन, और ये बेसिकली किसी भी मल्टीपल कंपोनेंट को एक कंपोनेंट बनाने में मदद करता है, और इसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने से क्या होगा, आउटपुट में फिर ऐसा वाला एक्स्ट्रा वाला नहीं बनेगा, देखो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो रिएक्ट फ्रेगमेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, रिएक्ट में ये फीचर है, आप कर सकते हैं ऐसा। ऐसा HTML में मत कर लीजिएगा, ये सिर्फ JSX में पॉसिबल है। तो ये यहाँ पर बेसिकली हेडर और बैनर। अब बैनर के पास जाना है, तो बैनर के पास आ गए, और यहाँ पे हम लोग आइटम सेंटर लिखना भूल गए, तो थोड़ा बीच में आ जाता है। आपको कुछ भी पेज को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, पूरा वीटा खुद ही रिफ्रेश करता रहता है। आइटम सेंटर और सॉरी जस्टिफाई सेंटर भी लिखना होगा, क्योंकि फ्लिक्स कॉलम है, देखो पूरा एग्जैक्ट बीच में आ गया। अब इसका साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं 6 XL मोर देन ये टेक्स्ट डैश 2 XL या 3 XL, और ये टेक्स्ट डैश SM, ये सब टेलविन, कुछ भी अलग नहीं। गैप को कंसीडर करना है तो आप गैप यहीं से कंसीडर कर लीजिए, पेरेंट से गैप 3, 4 जितना देना। ये देखो हाइट ज़्यादा हो गया है तो कम कर लीजिए, 600 की जगह 400, परफेक्ट। तो ये छोटा सा एकदम सैम्पल डिज़ाइन हो रहा है, और हम लोग एक कॉम्पोनेंट ये डाल दिए, एक कॉम्पोनेंट। रिएक्ट कितना फास्ट है, सोचो कि जब हम पेज को लोड करेंगे तो नॉर्मली HTML में क्या होता है, पहले हेडर लोड होगा फिर बैनर लोड होगा, यहाँ पे दोनों एक साथ पैरेलल लोड हो जाएगा। तो तुम्हारे लैपटॉप में जो वेबसाइट खुलने का स्पीड है वो बहुत फास्ट होने वाला है। अब नीचे जो 3 कॉम्पोनेंट बनाना है, तीनों का कॉम्पोनेंट का डिज़ाइन लगभग एक जैसा है कार्ड में, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है वो अलग अलग है। तो सीखते हैं आज हम लोग यहाँ पर कैसे फंक्शन में प्रॉप्स यानी कि पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो कॉम्पोनेंट बना लेते हैं, उसका नाम रखते हैं कार्ड सेक्शन। देखो मैंने जो नाम लिखा है उसका ध्यान रखें, C कैपिटल S कैपिटल। उसके बाद आप यहाँ पे नॉर्मल एरो फंक्शन, हम तीनों बता दिया, फंक्शन एक्सप्रेशन, फंक्शन डिफिनेशन और एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन का केस क्या होता है, ये फैटी भी होता है, नॉन फैटी भी होता है। फैटी और तुम कह सकते हो वन लाइन, इन लाइन भी बोलते हैं उसको। हम लोग यहाँ पे कार्ड सेक्शन बना रहे हैं। अब ये एरो विचारधारा में, ये देखिए। तो अब बस सिंपली रिटर्न करेंगे, और यहाँ पर हम लोग एक क्लास लगाकर इसमें ग्रीड डिफाइन कर लेते हैं। ग्रीड कितना होगा, तो कॉल्स 3 हो गए। गैप कितना होगा, तो बहुत ज़्यादा चाहिए हमको। पैडिंग कितना चाहिए, तो हमको 10% दोनों साइड से चाहिए। ऊपर नीचे से कितना चाहिए, तो पैडिंग Y 10 चाहिए। ये सब कुछ डिसाइड हो गया, लेकिन इसके अंदर जो कार्ड बनाएंगे उसके लिए फिर अलग कॉम्पोनेंट बनाते हैं। तो इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ये एक्सपोर्ट हो गया, और इसको एक्सपोर्ट करके हम लोग यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। तो बैनर के जस्ट नीचे यहाँ पे
कार्ड सेक्शन को कॉल कर लेते हैं। देखो ऊपर इंपोर्ट लाइन अपने आप लिखा गया, तो ये हिंट मिल जाता है आपको, आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा। कार्ड सेक्शन में यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 कार्ड बनाएंगे। तो 3 कार्ड क्या कॉपी पेस्ट करते हैं, HTML में क्या करते हैं, देखो क्लास और उसके बाद लिखते हैं फ्लिक्स-1 और उसके बाद लिख देते हैं BG डैश कोई कलर ऑरेंज 600 टेक्स्ट डैश वाइट और पैडिंग चारों तरफ से 10 और इस तरह से बंद कर देते हैं। और इसमें एक H1 दे देते हैं, दिस इज़ टाइटल और एक पैराग्राफ और इसमें लिख देते हैं हम क्लास नेम टेक्स्ट डैश XLG और यहाँ पे लॉरेम डाल देते हैं। लॉरेम भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बोल्ड करने के लिए टेक्स्ट डैश 2-3XL, ठीक है। फॉन्ट डैश बोल्ड या सेमी बोल्ड ये सब डाल सकते हैं। देखो तुम्हारे साथ में एक कार्ड बन गया, ठीक है। तो अब ये कार्ड को तुमको 3 बार करना होता है। HTML में क्या करते हैं हम लोग, इसको से कॉपी करते हैं और उसके बाद ये करते हैं, इससे वाहियात कुछ भी नहीं हो सकता। अब फिर कलर वलर सब चेंज कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ रिएक्ट कैसे करता है इसको। रिएक्ट बोलता है देखो ऐसा करो, तो मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर हो ना, तुम HTML के अंदर हो नहीं, तो तुम क्या करो, एक अलग से एक तो कॉम्पोनेंट बनाओ, उसका नाम तुम कार्ड रख लो और उसमें कुछ प्रॉप्स पास कर दो। जैसे कि तुम है ना यहाँ पे टाइटल को पास कर दो, ये ऑब्जेक्ट में पास हो गया, टाइटल पास करो और डिस्क्रिप्शन पास करो पैरामीटर में, प्रॉप्स में डिस्क्रिप्शन। अब ये पास कर दिया और अगर हमने छोटी ब्रैकेट यूज़ किया है, कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं किया है, तो इसमें रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं ये इम्प्लिसिट रिटर्न कहलाता है। जावास्क्रिप्ट में ऊपर क्या है हम लोग, अब ये वाला पार्ट जिसको हमको कंटेंट के तौर पे चाहिए उसको कट कर लेते हैं और यहाँ पर सीधा पेस्ट मार देते हैं। इसमें रिटर्न लिखने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि ये छोटी ब्रैकेट में रिटर्न हुआ। इसे हम फैटी एरो फंक्शन नहीं कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट रिटर्न वाला फंक्शन। तो ये जो छोटी ब्रैकेट है ये इसको बाय डिफ़ॉल्ट सारा अंदर का जितना कुछ है सबको रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर हम कर्ली ब्रैकेट यानी बॉडी जब डाल देंगे तो फिर रिटर्न लिखना पड़ेगा। तो नॉर्मली है ना ये ऑटोमेटिक रिटर्न हो गया। अब ये वाला जो कार्ड है कंपोनेंट, ये तो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हम, तो हम वहाँ यूज़ थोड़ी करेंगे, उसको यहीं यूज़ करेंगे, इसलिए एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली कार्ड को कॉल कर लेंगे। ऊपर वाला फंक्शन ऐसे यहाँ कंपोनेंट 1 2 3 आउटपुट सेम। अब क्या मामला है कि इसमें 2 प्रॉप्स पास किए, एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन। जो भी हम टाइटल पास करें वो ये जगह पे आ जाए। JSX जावास्क्रिप्ट रिएक्ट का जो कंपोनेंट है वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जरूर है, लेकिन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉलिंग नहीं होगा। वो JSX के अंदर में एकदम ऐसे ही कॉल होगा जैसे HTML का एलिमेंट कॉल होता है। और ये यहाँ पर ये कंपोनेंट है, देखने में पूरा फंक्शन है लेकिन कंपोनेंट है। अब ये क्या है कि यहाँ पर आप 2 चीज़ें हैं, एक टाइटल है दूसरा डिस्क्रिप्शन है। अब ये पूरा पैराग्राफ आपका इस जगह पर ब्लैंक हो गया और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो भी आएगा वो दिखा देंगे। तो ये क्या हुआ, अब टाइटल यहाँ से डालिए प्रॉप्स के तौर पे। अब ये जो वैल्यू पास कर रहे हैं ये तो हम पैरामीटर में पास थोड़ी कर रहे हैं, ये तो हम JSX का हम लोग क्या पास कर रहे हैं, एट्रीब्यूट की तरह पास कर रहे हैं। HTML में जैसे एट्रीब्यूट पास कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे लिखा अबाउट अस, ये हो गया। डिस्क्रिप्शन में क्या लिख सकते हैं हम, लॉरेम लिख देते हैं, ठीक है, वो या कुछ, ठीक है। अब हम इसमें कंट्रोल जी ये नीचे वाला 2 है उसको हटा देते हैं। अबाउट इसके जगह आवर सर्विसेज और ये वाला आवर विजन, कुछ भी हो सकता है वो आप मान लीजिए। डिस्क्रिप्शन सेम ही रखा है। आउटपुट देखिए, 3 components are dynamic components, now it's work as a component of React। तो बेसिकली हम एकदम फंक्शनिंग कैसे कर रहे हैं, एकदम वैसे जैसे हमको HTML में फंक्शनिंग करते हैं। बट जैसे ही कैपिटल फर्स्ट हो जाए समझ लेना वो किसी कंपोनेंट है, और जब कैपिटल फर्स्ट ना हो तो समझ लेना वो JSX का एलिमेंट है। JSX का एलिमेंट मतलब HTML का एलिमेंट है, सेम। लेकिन जैसे ही कैपिटल हो जाए वो तुम्हारा खुद का बनाया हुआ कंपोनेंट है। तो कहानी यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो ये ओवर हो जाएगा। तो इतना छोटा सा डमी बनाया है ताकि आप इसको समझ लीजिए, बना लीजिए। इसमें अगर आपको कलर चेंज करना है तो सिंपली एक पैरामीटर और, जैसे मान लीजिए BG, तो आपको इस जगह पे BG पास कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा टेक्निक लगाएंगे। देखो क्या, तो हम इसको पूरा का पूरा राउंड जो हो रहा है डबल कोट्स में, उसमें बैकटिक लगा देंगे। अब बैकटिक होता है जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स लिए JS के लिए, बीच में डाल देंगे कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पर डाल देंगे उस वेरिएबल का नाम डॉलर के साइन के साथ, BG वेरिएबल का नाम। तो जो भी BG हम पास करेंगे वो यहाँ पे आएगा और इस BG का कलर को डायनेमिक करेगा। हर का कलर 600 पे सेट कर दिया। तो हम थोड़ा डायनेमिक चीज़ें कर सकते हैं, जैसे देखो BG डैश हम सिर्फ ग्रीन लिखेंगे बस, तो वो वहाँ सेट हो जाएगा।
होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, इसको पूरा लिखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, हम पूरा लिख देंगे, ये अधूरा हो जाएगा फिर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे BG डैश 600। अब ट्राई करो, हाँ आ गया। अब यही चीज़ को यहाँ पे भी पास कर देंगे, BG डैश ऑरेंज डैश 600। इसका अलग कलर के लिए BG डैश ब्लू डैश 600। सब डायनेमिक कंपोनेंट एक ही है। कॉलिंग कहीं पे इसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यहीं लोकल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कंपोनेंट को हम कहेंगे, कंपोनेंट के अंदर अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट है और एक एक्सपोर्ट हो रहा है एक एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो उसे कहेंगे सब कंपोनेंट। इस कंपोनेंट के अंदर यूज़ करने वाला कंपोनेंट यहीं पे बना सकते हैं। चाहे तो अलग फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग फाइल कर रहे हो तो फिर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अलग फाइल के लिए हम card.jsx और यहाँ पर इसको डाल देते हैं, लास्ट में एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट की जगह एक्सपोर्ट लिख के दिखाते हैं, देखो। नहीं, ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ से कॉन्स्ट है, हम यहाँ से जब पास करें तो ऑब्जेक्ट में पास करें। दैट्स मीन कि इसमें और भी बहुत सारे नीचे फंक्शन हो सकता है, वो सबको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी एक अकेला डिफ़ॉल्ट अकेला जाता है, ये एक से ज़्यादा जाता है। तो जब हम लोग ऐसे पास किए, एक्सपोर्ट पास किए, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं पास किए, तो हम लोग यहाँ पर जो कॉलिंग करेंगे इसका, वो होगा कर्ली ब्रैकेट में, एक्सेप्ट भी करेंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये वाला बात तो हम जावास्क्रिप्ट में ही बता दिए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।